Hi guys, a very welcome back to my channel. Today it's gonna be a चिट चैट सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड के अटेम्प्ट्स मेरे कितने गए हैं, आगे अब क्या करना चाहिए, नाबार्ड की तैयारी करनी चाहिए, IBPS AFO की तैयारी करनी चाहिए। तो आप अगर नाबार्ड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने नाबार्ड प्री दिया है या फिर अगर आप IBPS की AFO की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेरी ये वीडियो देखने से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने नाबार्ड प्री दिया है उनके लिए। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अब कन्फ्यूजन सबको हो रही होगी, कट ऑफ कितना जाएगा, क्या मैंने अटेम्प्ट सही किए हैं, क्या मेरा हो जाएगा, आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए अराइज हो रही है बिकॉज नाबार्ड और IBPS एक दूसरे में थोड़ा सा क्लैश कर रहे हैं, टाइमिंग जो है वो क्लैश कर रही है। क्योंकि नाबार्ड जो है वो पहले हो जाता था कई बारी, ऑल्दो अभी सही टाइम पे हुआ है क्योंकि पिछली बार लेट हो गया था, अभी सही टाइम पे हुआ है। लेकिन जो IBPS AFO है वो 1 महीना पहले चला गया है, 1 महीना नहीं हालांकि 2 महीने पहले चला गया है, जो कि जनवरी लास्ट में होता था, जनवरी 24 को होता था मेन, जिसकी हम मेन तैयारी करते हैं, वो अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में चला गया है। तो हमारे पास सिर्फ नवंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है और सितंबर का जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास 3 महीने हैं, जिसमें पहले हमारे पास 5 महीने हुआ करते थे। पूरा जैन हुआ करता था, दिसंबर हुआ करता था, नवंबर हुआ करता था, अक्टूबर हुआ करता था और सितंबर हुआ करता था। तो इसीलिए हमारे ये जो 2 एग्ज़ाम हैं स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए वो क्लैश कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, जो कि मेरे साथ हो रहा है। तो मैं अपनी आपको पोजीशन बता रही हूँ कि अभी मेरे साथ सिचुएशन क्या है। नाबार्ड प्री वाले एस्पायरेंट्स के लिए बात करते हैं। पहले नाबार्ड प्री में, नाबार्ड फेज़ 1 में मैं बताती हूँ आपको मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं। और सब बच्चे बोल रहे थे कि आप कट ऑफ बताओ। मैं कट ऑफ नहीं बताने वाली क्योंकि देखो, कट ऑफ अगर प्रेडिक्ट करो ना, हर एक बच्चा अपने हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्ट करता है। और कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एनालिटिक्स हों पूरे, कि आप सबके एंड से ये पूछो क्वेश्चन इजी था, टफ था। मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतने सारे लोगों को नहीं जानती हूँ। और दूसरी बात कि अगर मैं अपने मन से कट ऑफ बताऊँगी तो फिर पता है कट ऑफ वाले वीडियोस के नीचे बहुत गालियाँ मिलती हैं, तो इसलिए मैं नहीं बताने वाली कट ऑफ। आप जाके जो इंस्टीट्यूशंस है, एडुटैप है, ऑलिव बोर्ड है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे आप जाके कट ऑफ पूछ लीजिए। वहाँ पे आप जाके वहाँ की वीडियोस आप देख सकते हैं कट ऑफ पता करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक लार्ज बेस होता है एस्पायरेंट्स का, जिससे वो शायद सही कट ऑफ बता पाते होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए। मैं अपने बताती हूँ आपको। नॉन मेरिट सेक्शन से शुरू करते हैं। मैथ्स के मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद रीजनिंग के मैंने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज के भी 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। डिसीजन मेकिंग के भी 6 क्वेश्चन शायद अटैम्प्ट किए हैं। हाँ, इसके अलावा क्या बचा हमारा, इसके अलावा इंग्लिश बचा। इंग्लिश के मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जो कि मुझे लग रहे हैं थोड़े से कम है, बिकॉज इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी इतनी नहीं है और मेरे इंग्लिश में बाय द टाइम की शॉर्टेज की वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, शायद 5 या 6 क्वेश्चन में टाइम की शॉर्टेज की वजह से रह गए। मैथ्स में मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया बिकॉज मुझे लग रहा था क्वेश्चन इजी है, पेपर इजी है, तो ऐसा ना हो कि बच्चे ज़्यादा अटैम्प्ट कर दे, कट ऑफ बढ़ जाए। लेकिन मुझे 10 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं करने चाहिए थे, 7-8 में मैं इंग्लिश पे शिफ्ट कर सकती थी। तो कुछ इस तरह का हुआ। इंग्लिश के 18, मैथ्स के 10, रीजनिंग के 6, कंप्यूटर के 6 और डिसीजन मेकिंग के भी 6। ये हो गए हमारे नॉन मेरिट सेक्शन की बात। अब हम करेंगे अपने मेरिट सेक्शन की बात। तो मेरिट सेक्शन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन GA से, सबसे पहले मैंने एग्जाम मेरिट सेक्शन से ही शुरू किया था। GA एग्रीकल्चर ESI नहीं, GA ESI एग्रीकल्चर। GA जैसे मैंने खोला, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने 3 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए हैं GA में। ठीक है, इसके अलावा मैं GA में पीछे मुड़ के नहीं गई कि मुझे और क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने उतना टाइम नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि आगे टाइम की शॉर्टेज से कुछ ना कुछ रह जाता है। उसके बाद मैं ESI में गई। ESI में मुझे कुछ स्कीम्स जो मैं ESI में मुझे ऐसा लगा कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है कि जो मैंने स्कीम्स पढ़ी है ना, वो स्कीम्स नहीं आई हैं। स्कीम्स आई हैं और टेक्सटाइल्स वाली स्कीम आई है, एक और कोई स्कीम आई थी जो कि मैंने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो जो मैंने स्कीम्स पढ़ी थी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, रिलेटेड टू फाइनेंस की हालांकि आई थी, उसी की वजह से मैं कर पाई हूँ एग्ज़ाम। तो ऐसा कुछ हुआ। तो ESI में मैंने 14 क्वेश्चन किए। मुझे लगता है शायद 90% एक्यूरेसी या 85% एक्यूरेसी के साथ मैंने 14 क्वेश्चन किए। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन नहीं आते थे, मुझे लग रहा था कि हाँ इनमें तुक्का लगाया जा सकता है, उन्होंने मार्क कर दिया
एक दो में मैं शायद तुक्का लगाया भी, लेकिन ज़्यादा में मैंने तुक्का नहीं लगाया। उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर, हमारा अपना एग्रीकल्चर। उसमें मुझे इजी लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे 28 ही क्वेश्चन हो पाए। कुछ क्वेश्चन जैसे कि गैलेक्टोपोइसिस, IBPS, AFO का, मतलब 4 से 4 क्वेश्चन मैं अच्छे से रिकॉल कर पा रही हूँ जो AFO के PYQs उसमें डाले हुए थे, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस डाले हुए थे, जिसमें से एक गैलेक्टोपोइसिस भी था जो कि मैं नहीं कर पाई, जो कि मैं शायद गलत करके आ गई हूँ। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और भी थे। 3-4 क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के थे, जैसे कि ग्रेप्स में किस तरह की सीडलेसनेस होती है, कुछ इस तरह का था। तो मैंने 28 क्वेश्चन टोटल ARD में किए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम थे। मुझे मतलब 35 का अगर मैं अच्छी एक्यूरेसी से करती तो हो सकता था कि मेरा हो जाता, ठीक है। और GA में भी मुझे 4-5 क्वेश्चन करने थे। तो टोटल मेरा मेरिट सेक्शन का जो अटेम्प्ट था वो मेरा 45 मार्क्स गया। 45 आउट ऑफ 100 मेरा अटेम्प्ट है। और अभी मुझे नहीं पता कि मतलब कि कितने सही होने वाले हैं, बिकॉज ऐसा तो है नहीं, कभी भी नहीं हो सकता कि 45 में से 45 सही हो जाए, ठीक है। 45 में से कम भी 5 क्वेश्चन कम से कम लगा के चलो, 5 क्वेश्चन गलत होने ही है। 40 नंबर आ गए, 40 में से 1.25 नंबर और काट दो तो कितने आए, 38.75 आए। और मुझे नहीं लगता कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है। तो मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मुझे AFO की तैयारी करनी चाहिए। देखो, हो भी सकता है कुछ चमत्कार हो जाए और मेरी कट ऑफ जो है चली जाए, क्योंकि मुझे 3 चीज़ों में डर लग रहा है। एक, मुझे टोटल कट ऑफ का डर है कि टोटल कट ऑफ में मेरे कम आएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। उसके अलावा एक मेरे को GA का डर है कि GA के अगर मेरे तीनों में से एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, हो सकता है कट ऑफ में मेरे उससे रह जाएं, ठीक है। और अगर ये भी हो सकता है, बहुत रेयर चांसेस में ये हो सकता है कि मेरा टोटल कट ऑफ भी सही हो, GA की भी सही हो, और इंग्लिश में मेरे कम हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी परसेंटेज जो है वो थोड़ी कम है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी है कि मेरा टोटल कट ऑफ ही नहीं आएगा, और हो सकता है मेरा टोटल कट ऑफ और GA का कट ऑफ दोनों क्लियर ना हो। तो अभी के लिए उम्मीद ना ही लगाएं अगर हम कि फ़ेज़ 2 की तैयारी कर लेते हैं, फ़ेज़ 1 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से मुझे प्रोबेबिलिटी ये रखनी चाहिए कि मेरा नाबार्ड फ़ेज़ 1 नहीं होने वाला और मेरे को IBPS AFO की तैयारी पे शिफ्ट होना चाहिए। आप भी इस तरह से प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो। मुझे शुरू के 2 दिनों में ऐसा लगा था कि शायद मेरा फ़ेज़ 1 हो जाए, मैं फ़ेज़ 2 की तैयारी करूं, बिकॉज अगर मेरा हो जाता है और मैं फ़ेज़ 2 की तैयारी फिर उस टाइम करती हूँ तो मेरा नहीं होने वाला है। लेकिन देखो, इनसाइड में आपको पता होता है कहीं ना कहीं कि आपका कैसा गया एग्ज़ाम, तो आपको आइडिया हो सकता है। जिन्होंने 50 से ऊपर अटैम्प्ट करे हैं, मुझे लगता है हाँ उनको थोड़ी सी होप रखनी चाहिए। उनके लिए जिन्होंने 50 से ऊपर अटैम्प्ट करे हैं और जिनके 5 गलत होने के चांसेस हैं, उनके लिए कहीं ना डगमगाता रहेगा। उनके दोनों 50% चांसेस रहेंगे कि हो सकता है कि AFO में भी हो सकता है और उसमें भी हो सकता है। तो मुझे मेरा पता है, मैंने कहीं से शायद मैंने एडुटैप की वीडियो देखी थी, मुझे याद नहीं है एडुटैप की या ऑलिव बोर्ड की, इन दोनों में से किसी की कट ऑफ मैंने देखी थी। तो वो लोग कह रहे थे कि 43 से 49 तक कट ऑफ जा सकती है। तो अगर मैं लोअर साइड पे भी देखूँ, मेरे 43 नहीं बनेंगे। उसके अलावा मुझे GA की भी टेंशन है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी के लिए IBPS AFO की वीडियो को AFO को हम कंटिन्यू करेंगे, और मैं कल से AFO की तैयारी करने वाली हूँ। मैंने अभी तक ना AFO का इस सीज़न का मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, बिकॉज आई वॉज बिजी इन नाबार्ड। अब मैं AFO का सोचूंगी। जो भी AFO के एस्पायरेंट्स हो जो बोलते रहते हैं आप नाबार्ड की वीडियो लाते हो, AFO की नहीं लाते हो, वो आ जाओ चैनल पे, फटाफट से एक्टिव हो जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं AFO की ही वीडियोज़ लाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यही देख रही थी कि स्ट्रैटेजी क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं अभी स्ट्रैटेजीज़ देख रही हूँ, बच्चों की सक्सेस स्टोरीज़ देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वही करूँगी और कल से मैं प्रॉपर AFO की तैयारी करना शुरू करूँगी। AFO में भी मुझे क्या करना है इस बार, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है इस बार की, क्योंकि मेरे पिछले 4 अटैम्प्ट से मैं इंटरव्यू तक आ रही हूँ और मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ, जिसकी मेन कमी मेरे मेंस में रह रही है। इंटरव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे मेंस में कम आ रहे हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो नहीं करना जो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ, उससे कुछ बेटर करना पड़ेगा। वो वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगी, जिसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। मैं आपको आप ही स्ट्रैटेजी नहीं बता सकती, बिकॉज हर इंसान की स्ट्रैटेजी उसके तरीके से कस्टमाइज हो सकती है। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताऊंगी, अपने सॉल्यूशंस बताऊंगी। आप खुद से अगर रिलेट कर पाएँ तो आप उनको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का था
जिनको भी दुविधा है कि आगे किस चीज़ की तैयारी करें, मैंने अपना बताया है। इसी तरीके से होप्स हो कि आप भी जल्दी से जल्दी देख लें, जल्दी से जल्दी क्लैरिटी हासिल कर लें कि किस चीज़ की तैयारी करनी है, जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप कहीं गलत दिशा में ना चले जाएं। तो होप करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्रॉबेबली AFO की स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू ऑल।